जय हिंद साथियों, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है आपका अपने परिवार वीपी स्टडी ग्रुप में। यह जनरल साइंस की सीरीज चल रही है जिसमें किसी भी एग्जाम में जहां जनरल साइंस पूछा जाता है उन सभी के परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिलहाल अभी हम इसमें रेलवे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का सोल्यूशन कर रहे हैं। अभी तक हमने कुल 20 सेटों का सोल्यूशन किया हुआ है। आज ये 21वां सेट है। दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको यह मिलती है और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल सकती है। तो चलिए समय को बिना नुकसान किए प्रारंभ कर। देखिए, पहला प्रश्न कहता है एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो देखिए पहले तो प्रश्न में क्या क्या दिया उसको निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ दिया हुआ है आपका एफ फोर्स, क्या दिया हुआ है? 125 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है, 125 न्यूटन। फिर प्रश्न में दिया हुआ है डी, डी बोले तो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो विस्थापन दिया हुआ है कितना? 5 मीटर, ठीक है। और पूछ रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू एस, एफ इंटू एस। एस को ही डी भी कहते हैं, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कहिए, विस्थापन कहिए, एस को ही डी भी कहते हैं। ये ध्यान रहे, कहीं एस लिखा रहता है कहीं डी लिखा रहता है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला एक और फॉर्मूला हो जाता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा या एफ एस कॉस थीटा। इसी को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है W बराबर एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। डी यानी डिस्प्लेसमेंट है और एस के रूप में इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको प्रश्न में जो दिया हुआ था एफ दिया हुआ था, डी दिया हुआ था और डब्ल्यू पूछ रहा था। डब्ल्यू क्या था? डब्ल्यू पूछ रहा था। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला है आपका डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। तो एफ क्या दिया हुआ है? 125 और एस कितना दिया हुआ है? 5। तो 125 और 5 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 625 और कार्य की इकाई जूल, कार्य की इकाई जूल, 625 जूल। देखिए ऑप्शन में कहाँ है? 625 जूल। देखिए यहाँ सभी 625 ऑप्शन में, सब के सब 625 ही हैं। परंतु देखिए अगर आपको केवल जूल ही पता होता कि मतलब कार्य की इकाई जूल होती है तो ये केवल ऑप्शन देख के ही टिका किया जा सकता था। कोई नहीं, हमने सॉल्यूशन भी किया, इस तरीके से भी देख लिया। एलिमिनेट करना भी बहुत जरूरी है, सीखना। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए अभी हमने तुरंत बताया W बराबर होता है F इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। दूसरा फॉर्मूला W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक। और तीसरा फॉर्मूला होता है F बराबर M इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एक फॉर्मूला और होता है P इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा बटे टी, यानी टाइम के केस में जब टाइम भी दिया रहा है। और इसी को P बराबर हम लोग लिख सकते हैं एम जी एच बाई टी। ये सब फॉर्मूले हैं, हम कभी फॉर्मूले की एक सीरीज लेकर आएंगे जिसमें आपको सभी फॉर्मूले एक साथ हम बताएंगे, ठीक है। तो ये एम जी एच बाई टी, फिलहाल अभी हमने यहाँ रिविजन इतना किया। प्रश्न दिया हुआ है W बराबर 13 kg यानी द्रव्यमान, G का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और H का मान दिया हुआ है 1.5 मीटर। देखिए ये एक कुली 13 केजी का सामान जमीन से 10.5 मीटर की ऊंचाई पर उठा रहा H है और ये G का मान यहाँ दिया हुआ है 10। तो यहाँ से देखिए आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, किया गया कार्य, किया गया कार्य हो जाता है W बराबर mgh। पहले भी हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में सब। तो W बराबर mgh, तो W हो गया W बराबर mgh। तो m 13 kg है, g 10 और h 1.5। इन तीनों को गुणा करेंगे 130 गुणे 1.5, तो इसको फिर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 195 जूल, कार्य की इकाई जूल, ठीक है। तो आपका देख लीजिए 195 जूल ऑप्शन ए में है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, जिससे द्वारा किया गया कार्य की मात्रा जूल में ज्ञात कीजिए। देखिए W बराबर होता है F इंटू एस। एस क्या है? विस्थापन। एस क्या है? यहाँ पे विस्थापन होता है और F क्या है? फोर्स, फोर्स यानी बल। और W क्या है? कार्य, ठीक। तो कार्य की परिभाषा कहता है कि यदि कोई वस्तु में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, तो कार्य शून्य हो जाता है। तो इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ के रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की मात्रा जूल में क्या होगी? तो जूल में क्या होगी? तो W बराबर F इंटू एस बताया। F कितना है? 4 केजी और विस्थापन तो है ही नहीं है इसमें, तो विस्थापन जीरो, तो यानी कार्य भी क्या हुआ? जीरो।
तो इसका कार्य भी क्या हो गया, 0, कोई कार्य नहीं किया, ये दिन भर लेके खड़ा रहे, कोई मतलब नहीं। इसका आंसर सही हो गया सी। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात करें। विस्थापन डी कहिए या एस कहिए, विस्थापन इसी को कहते हैं। विस्थापन ज्ञात करने के लिए कह रहा है विस्थापन। तो देखिए कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। इसी को हमने अभी पीछे नंबर उसके रूप में लिखा था, कार्य W बराबर F इंटू एस, ठीक, या इसी को कहते हैं डी भी कहते हैं कहीं कहीं, ठीक है, F इंटू एस। अब यहाँ दिया हुआ क्या, W कितना दिया हुआ है 56 जूल, ठीक है, और F दिया हुआ है 7 न्यूटन। पूछ रहा है आपसे विस्थापन, विस्थापन विस्थापन पूछ रहा है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है कि यहीं पे लिखा हुआ है, इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ से विस्थापन। तो S इक्वल टू हो जाता है W बाई एफ, तो यानी 56/7, W/F 56/7, तो 7/56 8 मीटर। विस्थापन किस में आएगा, मीटर में। तो आपका आंसर हो गया सही, आपका आंसर हो गया 8 मीटर, सही आंसर हो गया सी। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति ज्ञात करिए। तो देखिए शक्ति पूछ रहा है, तो शक्ति का फॉर्मूला एक ये भी होता है, शक्ति बराबर mgh अपॉन समय बटा समय। इसी को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज mgh स्थितिज ऊर्जा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ठीक। तो यहाँ पे जो सवाल में दिया हुआ है आप देखते हैं, m इक्वल टू दिया हुआ है कितना 80 केजी, ठीक है 80 केजी, फिर h बराबर दिया हुआ है 40 मीटर और g बराबर दिया हुआ है 10, और पूछ रहा है t दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 50 सेकंड, ठीक है। तो mgh और t दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला देखिए एकदम सटीक बैठ जाएगा। तो शक्ति पूछ भी रहा है, तो शक्ति इक्वल टू mgh 80 गुणे 10 गुणे 40/50, ये हो गया आपका। इसको अगर हम काट देंगे तो आ जाएगा आपका, ऐसे काटिए 5 0 5 दूना 10, 8 8 टाइम 64, तो 640 ऊर्जा शक्ति की इकाई जूल पर सेकंड, 640 जूल पर सेकंड, 640 जूल पर सेकंड। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी सही हो गया उत्तर। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 50 केजी भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो शक्ति ज्ञात करिए, जी का मान। चलिए सबसे पहले यहाँ जो जो सवाल में दिया हुआ सबको लिख लेते हैं। देखिए द्रव्यमान दिया हुआ है m, मास दिया हुआ है m इक्वल टू 50 केजी, ठीक है, और 40 सीढ़ियों की संख्या दी है, टोटल सीढ़ियाँ दिया हुआ है, टोटल सीढ़ियों की संख्या, टोटल सीढ़ियाँ दिया हुआ है कितना 40, ठीक, और सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, तो इसको टोटल चढ़ने में लग जाता है, टाइम कितना लग जाता है 10 सेकंड, ठीक। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई दिया है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई दिया हुआ है, सीढ़ी प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको ऊंचाई यहाँ टोटल ऊंचाई मिल जाएगी, और जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए और शक्ति पूछ रहा है, अभी हमने शक्ति का फॉर्मूला बताया कि शक्ति बराबर होता है mgh/t। तो देखिए सबसे पहले टोटल सीढ़ियाँ कितना दिया हुआ है, टोटल सीढ़ी 40, ठीक है, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को पहले हम क्या बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, तो 0.15 मीटर हो जाएगा ये, ठीक। आप देखिए अब टोटल ऊंचाई की बात करेगा, टोटल हाइट की, टोटल ऊंचाई, तो टोटल ऊंचाई हो जाएगा आपका 40 गुणे 1.15, तो 15 चौका 60, यानी 6 मीटर। तो हमको हाइट मिल गया, टोटल ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पे एक मान h मिल गया, यहाँ पे हमको टाइम मिल गया, यहाँ पे मास मिल गया, और g का मान मिल गया। तो हमको यहाँ फार्मूला में रख देंगे सब। तो m मास दिया हुआ है 50 गुणे, g का मान दिया हुआ है 10 गुणे, h हम निकाले अभी 60, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, ठीक। तो ये काट दीजिए, 10 से 10 कट गया, 6 पच्चे 30, 300, 300 क्या शक्ति, तो 300 वाट हो गया, 300 वाट शक्ति निकालना था यहाँ, शक्ति। तो देखिए यहाँ शक्ति के रूप में दिया होगा 300 वाट। ऐसे भी हम इतना सॉल्यूशन किए बिना केवल अगर ध्यान देते कि पावर शक्ति का इकाई होता है वाट या जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड तो था नहीं इसमें, तो शक्ति का इकाई यहाँ वाट था, तो एक 300 वाट यहाँ हो गया, सही उत्तर सी।
7 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है, तो n का मान क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है ये, ध्यान दीजिए। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और कह रहा है कि अब वेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। पूरे सवाल का सिंपल सा अर्थ है कि काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक वेग का 2 गुना कर दिया जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है, तो n का मान क्या होगा? तो देखिए, ये हो गया आपका पहला समीकरण, ठीक। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको इसमें हम वेग को 2 गुना करके देखते हैं, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी न्यू देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी न्यू, ठीक। काइनेटिक एनर्जी न्यू इक्वल टू हाफ एम और वेग को 2 गुना, 2 गुना वी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 एम इंटू 2 दूना 4 वी स्क्वायर, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं इसको, अगर हम 1/2 एम वी स्क्वायर यहाँ से अलग कर लेते हैं, तो देखेंगे कि गुणे 4 बचेगा। देखिए, ये इतना पोर्शन और इसको हम एक साथ कर लिए, तो हमको ये फॉर्मूला मिल गया। ये होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, और काइनेटिक एनर्जी न्यू है ये न्यू। तो आपका काइनेटिक एनर्जी न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 4 यानी 4 गुना हो जाता है। तो देखिए 4 गुना का ऑप्शन, एन का मान क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका आंसर बी सही हो जाएगा, 4 गुना। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए, भार जिसको हम वेट बोलते हैं, ठीक, और एक द्रव्यमान जिसको हम मास बोलते हैं, ये दोनों में अंतर होता है। भार W से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान M से डिनोट करते हैं, ठीक, मास। तो फॉर्मूला होता है W बराबर एम जी, एम इंटू जी। डब्ल्यू यहाँ भी हमने बताया, W हो गया आपका भार, और M हो गया मास, और G हो गया गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अब देखिए, सवाल में दिया हुआ 450 न्यूटन भार, भार यानी W दिया हुआ, तो W बराबर 450। लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? जी का मान हमको पता है कि जी का मान हर जगह फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मास निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, तो तो m इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे वेट अपॉन जी। तो W का मान हो गया 450 अब बटे 9.8। आप इसको काटिए, तो काट कर इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स एक जीरो काट लेते हैं, जीरो पर बढ़ा लेते हैं, 98 पूरा 45, 45.9 kg आएगा ये। देखिए 45.9 kg, आंसर आपका हो गया डी सही। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। वस्तु का भार 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। वही फॉर्मूला W बराबर एम जी, जी का मान दिया हुआ है यहाँ पे 10, एम का पूछ रहा है ये, और W का मान दिया हुआ है 200 न्यूटन, 200 न्यूटन तुरंत पुट करके निकाल लेंगे, तो M इक्वल टू हो गया 200/10, ये कट जाएगा तो आएगा आपका 20 kg। देखिए 20 kg कहाँ है, ये द्रव्यमान को kg में डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को kg में डिनोट करते हैं, तो यहाँ से हम केवल मात्रक देख के ही छांट सकते थे। 10 नंबर प्रश्न कहता है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, को क्या कहते हैं? देखिए, बल बराबर होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। तो आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ केजी भी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है, और गुणा भी है। तो ये आपका हो गया बल का, बल का। तो बल बराबर होता है, और बल का मात्रक होता है क्या? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन। तो देखिए न्यूटन किस ऑप्शन में है? 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। तो यही यहाँ पूछा हुआ था, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ एक रख दीजिए, यहाँ भी एक रख दीजिए, यहाँ भी एक रख दीजिए, तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। इसी को एक के रूप में कन्वर्ट करके ये पूछा था, तो आप यहाँ लिख सकते हैं को 1 न्यूटन कहते हैं, 1 न्यूटन कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ ए क्या हो गया? सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अभी हमने बताया कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे, द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण, यानी एफ बराबर एम इंटू ए। देखिए इसे ही हम कहते हैं न्यूटन का द्वितीयक नियम, न्यूटन का
न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, ठीक। और न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है, फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। जड़त्व का नियम होता है, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम प्रथम नियम होता है। और जो थर्ड लॉ होता है, थर्ड लॉ, वो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, थर्ड लॉ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो न्यूटन के तीनों नियम हो गए। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम, न्यूटन का दूसरा नियम द्रव्यमान इंटू त्वरण, फार्मूला मिलता है जिससे कि फार्मूला मिलता है न्यूटन के द्वितीयक नियम से, फार्मूला मिलता है, फार्मूला। आइए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 केजी द्रव्यमान, एक एक सवाल में से निकलते, टी इक्वल टू 3 सेकंड, 8 केजी द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, मास इक्वल टू 8 केजी, ठीक, द्रव्यमान के साथ कार्य करता है। तो वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से और 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 4 मीटर पर सेकंड है इसका प्रारंभिक वेग है, और ये 6 मीटर जो इसका वेग है, 6 मीटर पर सेकंड इसका अंतिम वेग है। तो इसका प्रारंभिक वेग देखिए, आप ध्यान दीजिए, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, u, और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड। प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं, ठीक है, यहाँ दे दिया। और अब पूछ रहा है तक बढ़ा देते हैं, तो प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताइए, बल फोर्स बताना है, बल। देखिए तो बल हमको बताना, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे गुणे त्वरण। तो देखिए हमको यहाँ त्वरण कहीं दिया है क्या, सवाल में कहीं त्वरण नहीं दिया, यहाँ भी नहीं, ये भी नहीं है, भी यू कहीं त्वरण नहीं दिया हुआ, केवल हमको मास मिला हुआ है, यहाँ द्रव्यमान 8 केजी मिला हुआ है। तो पहले हमको त्वरण ज्ञात करना होगा। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए देखिए, एक्सेलरेशन या त्वरण को कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, इसको एक्सेलरेशन। तो वेग में परिवर्तन, तो देखते हैं वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग परिवर्तन बटा समय। अब वेग में परिवर्तन क्या, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो v माइनस यू बाई टी, इस तरह भी लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई टी। अब देखिए v हमको सवाल में दिया हुआ v 6, और अंतिम वेग दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 4, और बटे समय भी दिया हुआ है 3 सेकंड। तो 6 में से 4 गया, यहाँ ये 2/3 आ गया। अब देखिए हमको त्वरण ए मिल गया, ए मिल गया क्या, 2/3। अब इस फॉर्मूला में हम लोग रख लेंगे, तो एफ बराबर हो गया, एफ बराबर हो गया द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी मास दिया हुआ 8 और गुणे 2/3। तो आपको ये हो जाएगा काट कुट के 16/3, तो 5 यानी 15, 5.33 आएगा ये आंसर न्यूटन में। देखिए 5.33 न्यूटन में। ये देखिए एक अच्छा सवाल था, इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि लिए, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड, ठीक, अवधि लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। द्रव्यमान मास कितना दिया हुआ है, 5 केजी, ठीक है, के लिए कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो यहाँ भी देखिए 6 मीटर से 8 मीटर, यानी ये प्रारंभिक वेग है और 8 ये अंतिम वेग है। तो प्रारंभिक वेग को हम u से डिनोट करते हैं, तो प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया प्रारंभिक वेग, और ये हो गया अंतिम वेग, अंतिम वेग, ठीक। अब यहाँ भी हमको t मिल गया, m मिल गया, u मिल गया, v मिल गया। एक्सेलरेशन का पता नहीं है, तो एक्सेलरेशन के लिए फिर वही फॉर्मूला, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए ए भी का मान दिया हुआ 8 माइनस 6 बटे समय आपको ऊपर दिया हुआ था 2, तो आपको मिल गया 8 में से 6 गया 2, 2/2, यानी ये कट जाएगा, तो ये आएगा ए। एक्सेलरेशन आपको मिल गया, त्वरण मिल गया 1, ठीक है। तो अब देखिए एफ बराबर होता है एम इंटू ए, तो एफ बराबर एम इंटू ए, हमको यहाँ बल पूछ रहा था फोर्स, तो एम हो गया आपका 5 केजी और ये 1 न्यूटन, तो आपको ये काट कुट के भाई आ जाएगा 5 न्यूटन। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, 5 न्यूटन। देखिए इस तरह का सवाल पूछा गया परीक्षा में, दो सूत्र लगा के निकाला गया। तो ये हो गया आपका आंसर, यहाँ पे ए सही हो गया। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक एक समान रूप से त्वरित होती है, तो कार का त्वरण क्या है। देखिए 18 से 72, यानी ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये हो गया आपका प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग को हम किससे डिनोट करते थे, प्रारंभिक वेग को u से और अंतिम वेग को v से। लेकिन देखिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ये सेकंड में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको हमको चेंज करना होगा।
तो आइए यहाँ पे हम चेंज करने के लिए सीख लेते हैं कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं सबसे आसान तरीके से। देखिए, यदि तो कोई भी मान किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, ठीक, तो हम इसको 5/18 से गुणा कर देते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो ये बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। इसी प्रकार यदि कोई मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और इसको हमको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसमें 18/5 से गुणा कर देते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं, तो किलोमीटर पर आवर में बदल जाता है। देखिए, बताने को तो मैंने ये बता दिया, परंतु ये याद नहीं रहता, तो इसको याद करने का सही तरीका देखिए। देखिए, किलोमीटर पर आवर ये बड़ा यूनिट है, बड़का यूनिट, और ये छोटा यूनिट है, तो बड़का को छोटका में बदलना हो, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदलना हो, तो बड़का को छोटका में बदलना हो तो छोटका से गुणा। तो छोटका का मतलब कि 5/18 जो है, इसको अगर आप भाग करेंगे तो 0.27 आएगा, ठीक, और 18/5 को अगर गुणा भाग करेंगे तो ये 3.6 आएगा। तो 0.27 और 3.6 में छोटा कौन है, तो 27 है, 0.27 है। तो ध्यान दीजिए कि बड़का को छोटका में बदलना है तो छोटका से गुणा, बड़का को छोटका में बदलना है तो छोटका से गुणा, और छोटका को, छोटका है ये मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है और किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है, तो छोटका को बड़का में बदलना है तो बड़का से गुणा। फिर से एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को और यही सेंटेंस याद कर लीजिए। बड़का को छोटका में बदलना है तो छोटका से गुणा, ठीक है, और छोटका को बड़का में बदलना है तो बड़का से गुणा। तो आइए हम यहाँ पे सवाल लगाते हैं। देखिए, प्रारंभिक वेग इसका दिया हुआ है क्या, 18 किलोमीटर पर आवर। तो प्रारंभिक वेग को हम u से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को v से। तो प्रारंभिक वेग यहाँ दिया हुआ है क्या, प्रारंभिक वेग दिया हुआ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और अंतिम वेग दिया हुआ 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए, अब ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको छोटका में बदलना है, तो 18 किलोमीटर पर आवर को छोटका में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम बड़का को छोटका में बदलना है तो छोटका से गुणा, छोटका से गुणा यानी 5/18 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 18 गुणे 5/18, तो 18 से 18 कट गया, ये मिला हमको 5 मीटर पर सेकंड, कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार इसको भी देखते हैं। अब ये किलोमीटर पर आवर है, इसको भी हमको किस में बदलना है, छोटका में, बड़का है तो छोटका में बदलना है, तो इसको भी 5/18 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 72 गुणे 5/18, 18 चौक 72, 18 चौका 72, अब 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड। अब हमको अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग मिल गए। अब पूछ रहा है कि कार का त्वरण कितना हो। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो त्वरण अभी हमने पढ़ा कि त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में जो परिवर्तन क्या हुआ, वेग में परिवर्तन कितना हुआ, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो v माइनस यू बाई टी। भी कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ये 20 माइनस 5 बटे समय सवाल में दिया था 5 सेकंड, तो समय हो गया आपका 5। तो 15 में से 5 गया, 20 में से 5 गया 15/5, 5 त्याई 15, 3 त्वरण है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर त्वरण है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका ए जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखते हैं। जब 21 न्यूटन के बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। एक्सेलरेशन पूछ रहा है। देखिए अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है सवाल में F बराबर 21 न्यूटन, F बराबर कितना देगा 21 न्यूटन, और M दिया हुआ है क्या 3 kg, और यहाँ पे हमको सीधे त्वरण पूछ ले रहा है, ए त्वरण पूछ लिया। तो हमको पता है F बराबर होता है M इंटू ए, तो F बराबर होता है M इंटू ए, और त्वरण पूछा ही है, तो A इक्वल टू हो जाएगा F बाई M। तो F 21 और ये 3, तो 7 तरीके 21 त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा त्वरित गति का समीकरण नहीं है। देखिए त्वरित गति का समीकरण नहीं है, तो आइए इससे संबंधित कुछ थ्योरी देख लेते हैं। देखिए इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने सर्वप्रथम सरल रेखा में चलती हुई किसी वस्तु के विषय में समय, दूरी, वेग तथा एक समान त्वरण के प्रारंभिक संबंधों को समीकरणों द्वारा प्रदर्शित किया था। यह समीकरण गति के समीकरण कहलाए। तो देखिए गैलीलियो की गति का समीकरण, देखिए ये गति का जो समीकरण दिया था वो गैलीलियो ने दिया था। तो गति के उन्होंने कितने समीकरण दिए, कुल 3 समीकरण दिए थे। तो ये लेकिन एक ये
क्षैतिज तल के लिए था, क्षैतिज गमन के लिए था, ऊर्ध्वाधर गमन के लिए नहीं था। ये क्या था? क्षैतिज गमन के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप किसी सड़क पर क्षैतिज दौड़ रहे हैं या कोई गाड़ी चल रही है, ये ऐसे एग्जाम्पल्स के लिए ये तीनों समीकरण दिए गए। तो देखिए इन तीनों समीकरणों को हम एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें याद रखने वाली बात है कि ये जो नियम थे किसने दिए थे? गैलीलियो ने दिए थे। गति समीकरण नियम किसने दिए थे? गैलीलियो ने दिए थे। कितने नियम थे? 3 नियम थे। तो तीनों नियम को देखते हैं। जब वस्तु समतल पर हो और गति कर रही हो, समतल पर हो और गति कर रही हो, तो उन्होंने कहा कि v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। ठीक। दूसरा उन्होंने कहा कि होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी को आप ऐसे कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है। और तीसरा उन्होंने समीकरण दिया कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये गति के 3 समीकरण हो गए, गैलीलियो द्वारा दिए गए। तो अब वही पूछ रहा है कि सवाल में कि निम्न में से कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। तो देख लीजिए इसमें u इक्वल टू वी प्लस ए टी, यू इक्वल टू यू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये है, ये है। ठीक। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी है। 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये भी है। देखिए ये समीकरण गति का समीकरण नहीं है, इसीलिए यही सही उत्तर हो जाएगा। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? सेल्सियस को तापमान मतलब कन्वर्जन का सवाल है ये, सेल्सियस से केल्विन पैमाने में। कि पिछली वीडियो सेट नंबर 21 में भी हमने, सेट नंबर 20 में भी हमने इसको बहुत अच्छे से समझाया था। देखिए आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर डिग्री सी से, देखिए मैं फिर से एक बार बताऊं, अगर डिग्री सी से केल्विन में जाना है, डिग्री सी से केल्विन में जाना है, तो 273 जोड़ देना है। क्या करना है? 273 जोड़ देना है। ठीक, 273 जोड़ देना है। यानी सी से के में जाना, यानी सी पहले आता है, के बाद में आता है। ये सब बस एक याद करने का और ध्यान रखने का एक तरीका है। ये कोई भी ऐसा नहीं है कि ये कोई रूल है, नहीं, बस इसको याद रखने का तरीका है। देखिए 0 डिग्री सी, ये केल्विन डिग्री सी है और ये केल्विन है, तो ये सी पहले आता है, सी से के बाद में आता है। तो सी से के में जाने के लिए 273 जोड़ देना है, यानी डिग्री सी से केल्विन में जाने के लिए 273 जोड़ देना है। और यहीं पे अगर केल्विन में कोई मान दिया हुआ है, अगर उसको कह रहा है कि डिग्री सी में कन्वर्ट करिए, तो इसमें से आपको माइनस 273 घटा देना है। ठीक, बस यही सोचना था। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा। डिग्री सेल्सियस से पूछ रहा है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, तो 273 जोड़ देंगे, तो 273 जोड़ देंगे, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर पर देखते हैं। देखिए सेल्सियस एवं फॉरेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर समान पीठ दर्शाया जाता है? वैसे तो इसको हम लोग एक लाइन में याद रखते हैं कि डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट जो होता है वो -40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर एकदम बराबर, मतलब समान होते हैं, दोनों स्केल एकदम समान होते हैं। लेकिन हम इसको आज प्रूफ करके भी देखेंगे। पहले सेल्सियस जो फॉरेनहाइट के बीच में जो रिलेशन है उसको लिख लेते हैं। तो डिग्री सी माइनस 0 बटे 100 माइनस 0 इक्वल टू फॉरेनहाइट वाला एफ माइनस 32 बटे 212 माइनस 32। ठीक है। अब चूंकि हमको प्रूफ करना है कि सी और एफ दोनों बराबर हैं, तो इसको भी हम एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं। ठीक। किस डिग्री पर? -40 डिग्री पर। तो अगर हम दोनों एक्स बराबर आ गए, तो अगर 40 डिग्री आ गया तो हम ये मान लेंगे कि ये -40 डिग्री पर दोनों पैमाने बराबर होते हैं, दोनों स्केल बराबर होते हैं। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो x इक्वल टू 0 बटे 100 माइनस 0 बराबर f इक्वल टू एक्स माइनस 32 बटे 212 माइनस 32। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 100, 100 में से 0 गया 100, बराबर x माइनस 32, 212 में से 32 घटाएंगे तो 180। फिर आगे आइए, इसको तिरिया गुणा करते हैं, तो 180 x बराबर 100 x माइनस 32 गुणे 100। इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया आपका 100x माइनस 3200 और ये 180x। ठीक है। और यहाँ से इसको हम इधर पक्षांतर करते हैं, तो ये 180 में से 100 गया तो 80x बराबर माइनस 3200। अब x बराबर माइनस 3200 बटे 80 करेंगे, तो इसको काट देते हैं, तो देखिए ये काटने पे आएगा -40 डिग्री, -40 डिग्री। तो देखिए ये प्रूफ हो गया कि -40 डिग्री पर दोनों पैमाने बराबर होते हैं। तो आप याद रखिए कि फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस ये दोनों पैमाने समान पाठ दिखाते हैं, किस डिग्री कितने पर? -40 डिग्री पर। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि तीन समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है, एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। ठीक है। 3 समान प्रतिरोध हैं, तीनों 6 ओम के हैं, 3 समान प्रतिरोध हैं और तीनों 6 ओम के हैं। तो एक यहाँ लगा दिए, ये देखिए एक यहाँ लगा दिए और एक यहाँ लगा दिए। देखिए ये तीनों के तीनों पैरेलल में जुड़ गए।
ये भी 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है और ये भी 6 ओम का है, ठीक। और पूछ रहा है इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक। तो एक तो ये तरीका है, एक बटे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर का फॉर्मूला एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री, ये तरीका है। तो एक दूसरा तरीका है आर इक्विवेलेंट निकालने का कि प्रतिरोध का मान जैसे 6 ओम का दिया हुआ है तो 6 सभी के सभी समान होना चाहिए, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, तो प्रतिरोध का मान बटे कुल प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध हैं, तो प्रतिरोध का मान हो गया 6 और कुल कितने प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध हैं, तो 6 बटे 3 आ गया आपका 2 ओम। एक बटे और एक दूसरा तरीका आर इक्विवेलेंट निकालने का ऐसे, तो देखिए 1 बटे 6 प्लस 1 बटे 6 प्लस 1 बटे 6, इसका एलसीएम हो गया 6, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया आपका 3 बटा 6, 1 बटे आर इक्विवेलेंट और 1 बटे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/6, इसको तीन गुणा करेंगे तो ये होगा 6/3, इसको सॉल्व करके ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो हमने आपको दोनों तरीके बताया, आप देख लीजिए कैसे आपको अच्छा लगता है। 19 नंबर प्रश्न कहता है 2 ओम के दो प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा। 2 ओम के दो प्रतिरोध, कुछ नहीं, 2 ओम के दो प्रतिरोध ऐसे जुड़े हुए हैं, ये भी 2 ओम पे, तो ऐसे के लिए आप डायरेक्ट 2 गुणे 2/2 प्लस 2 कर सकते हैं अगर समान प्रतिरोध है दोनों, तो 2×4/4 ये हो गया आपका 1 ओम। 1 ओम देख लीजिए, देखिए आरआरबी जेई में पूछा गया प्रश्न है, 2019 में पूछा गया। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध हैं, इनमें से प्रत्येक का मान 1/5 है। देखिए कुल प्रतिरोधों की संख्या, कुल प्रतिरोध विरोध की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। और प्रत्येक का मान कितना है, प्रत्येक लिख लेते हैं, प्रत्येक का मान, प्रत्येक का मान कितना है, 1/5 है, ठीक है। इन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान, देखिए दो बातें याद रखिए, जब भी कभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो हमेशा प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान हमेशा अधिक होता है, जितना भी दिया होगा जो सबसे अधिकतम मान दिया होगा उससे अधिक होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर सीरीज में जोड़ रहे हैं तो ये मान लीजिए 3 प्रतिरोध जोड़ दिए, ठीक, एक और जोड़ लेते हैं, ठीक, एक और जोड़ लेते हैं ऐसे, मान लीजिए 4 प्रतिरोध जोड़ लिए, एक का 2 ओम है, एक का 6 ओम है, एक का 7 ओम है, एक का 9 ओम है, ठीक। तो जब भी होगा श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा हुआ है तो इनके टोटल, जब टोटल इनका निकालेंगे तो टोटल तो जो इसमें सबसे अधिक वाला है उससे भी अधिक होगा, एक बात याद रखिए, उससे अधिक होगा जब भी होगा, तो क्योंकि ये सीरीज में जुड़ते हैं, सीधा सीधा जुड़ते चले जाते हैं, 2+6+7+9, तो जब भी होगा तो बड़े वाले से अधिक होगा, ठीक। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान जोड़ने पर हमेशा अधिक होता है, उच्च होता है, ठीक। और यहीं पे जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है प्रतिरोधों को, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कभी भी जो सबसे निम्न प्रतिरोध होगा, सबसे जो उच्च, सबसे जो निम्न मान का प्रतिरोध होगा, उससे भी निम्न मान में प्रतिरोध का आर इक्विवेलेंट आएगा, आर इक्विवेलेंट उससे भी कम आएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए मान लीजिए ये 1 ओम है, एक और ले लेते हैं ये 3 ओम है, ठीक, एक और ले लेते हैं ये मान लीजिए 6 ओम है, अगर ये समांतर में जुड़े हुए हैं, ठीक, तो जो इनका आर इक्विवेलेंट आएगा, जो इनका आर इक्विवेलेंट आएगा वो हमेशा 1 से भी कम आएगा, सबसे छोटा वाला मान है 1, तो 1 से भी जो कम आएगा हमेशा क्या आएगा, 1 से कम, तो समांतर में आर इक्विवेलेंट जो आता है हमेशा कम आता है। तो देख लीजिए सवाल में कि किसी भी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध हैं जिनमें से प्रत्येक का मान 1/5 है, उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोधों का मान ज्ञात करिए। तो जब अधिकतम ज्ञात करना, तो अधिकतम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे इनको, तो जब हम इसको श्रेणी में जोड़ेंगे तो मान लीजिए श्रेणी में तो सिंपल ऐसे जुड़ता है, 1/5 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, कितने मान थे, कुल 5 थे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 थे तो इनको ऐसे जोड़ लीजिए आप, 5 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5, 5/5, देखिए ये आ गया 1 ओम। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है। आइए पहले ओजोन के बारे में छोटा सा कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न में ओजोन की चर्चा की गई थी, तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3 ओजोन, और या फिर इसको बॉन्ड के रूप में देखें तो O डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O, तो O3 यानी इसमें 3 ऑक्सीजन का अणु होता है। तो देखिए प्रश्न में पूछता है कि ओजोन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, तो सहसंयोजक बंधों की संख्या ओजोन में 2 होती है और उप सहसंयोजक बंधों की संख्या ओजोन में 1 होती है। चलिए ओजोन के और मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। यह ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है, आपको भी दिख रहा है यहाँ कि O3 है, हम लोग O2 होता है तो ऑक्सीजन कहते हैं, तो यह ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है। तो पूछता है कि निम्न में ऑक्सीजन का कौन सा अपरूप है, तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है और इसकी जो गंध होती है वो सड़ी हुई मछली की तरह होती है और यह चांदी के चम्मच को काला कर देती है। तो अक्सर पूछा जाता है कि अंडे को चांदी के चम्मच से नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए,
क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जो एक जहर है, और जिससे कि चम्मच काली हो जाती है। ओजोन ओजोन या पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है। तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें मानव शरीर की त्वचा के लिए नुकसानदायक होती हैं। तो ये ओजोन परत जो होता है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। तो ओजोन रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन से निकलने वाली गैस CFC गैस जो होती है के कारण ओजोन परत का क्षय हो रहा है। तो अब नए मॉडर्न समय में रेफ्रिजरेटर से ऐसा नहीं निकलता है, क्योंकि वो सब CFC फ्री हो गए हैं। लेकिन पहले जब रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन यानी AC घरों में लगा करते थे, उससे बहुत अधिक मात्रा में गैस निकलती थी, जिससे कि ओजोन परत का क्षय हो रहा था। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, ऑक्सीजन के अणु का रासायनिक गुण होता है O3। तो अब ऑक्सीजन का O3 तो 16 गुणे 3, ऑक्सीजन के 3 अणु हैं और एक अणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 16 गुणे 3 तो 16 तिया 48। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 48U, 48B सही उत्तर हो जाएगा इसका ओजोन का। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करिए। तो इसमें देखिए CaCl2 में एक कैल्शियम है और एक क्लोरीन है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40 और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35। कैल्शियम का परमाणु यह है कैल्शियम और यह है क्लोरीन। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40, और पूछ रहा है कि इसका कुल द्रव्यमान बताइए कि कुल टोटल द्रव्यमान कितना होगा CaCl2 का। तो CaCl2 में ध्यान दीजिएगा, CaCl2 में कैल्शियम का एक अणु है, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान हो गया 40 और गुणे क्लोरीन का 2 अणु है, तो 35 40 प्लस 35 गुणे 2, तो 35 दूना 70, 40 प्लस 70 हो गया आपका 110। तो 110 के आसपास का उत्तर जो होगा वो सही होगा 111। ये उत्तर आपका सही हो जाएगा बी। एक्चुअली ये एग्जैक्ट 40 नहीं होता है, 40 से कुछ ऊपर होता है, 40 दशमलव कुछ कुछ होता है, और ये भी 35 से दशमलव कुछ कुछ होता है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल कितनी होगी? आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आवृत्ति n दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है कितना 50 हर्ट्ज। ठीक है, इसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान दिया हुआ है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, और ध्वनि तरंग की चाल पूछ रहा है यानी भी पूछ रहा है, तो भी बराबर होता है n लैम्डा, कुछ करना नहीं है, 50 गुणे 4 5 का 20, 200 मीटर पर सेकंड। देखिए RRB JEE 2019 में ये प्रश्न पूछा गया, 200 मीटर पर सेकंड। देखिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है? मान लीजिए कि ये कोई चट्टान है, ठीक, और ये कोई व्यक्ति है, ठीक, इसने ताली बजाई अपने हाथों से, ठीक, तो ये ध्वनि यहाँ से गई होगी ऐसे, और फिर यहाँ से लड़कर यहाँ से परिवर्तित आई होगी, तो इसकी जो टोटल दूरी हुई यहाँ से जाने में और यहाँ से आने में, जो ये टोटल हो गया। तो ये पूछ रहा है कि व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है? तो अब उसका पूछना सवाल का कि व्यक्ति से चट्टान मतलब कि केवल यही दूरी पूछ रहा है, यही दूरी कितनी है, ठीक। तो अब देखिए, अब सवाल में यहाँ पे दिया हुआ है ध्वनि की गति दिया हुआ है किसकी? ध्वनि गति दिया हुआ है 346 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहाँ एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी, यानी 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी, यानी ध्वनि जो यहाँ से गई होगी, यहाँ से टकराई होगी और यहाँ तक आई होगी, यानी टोटल जो ध्वनि को चट्टान से टकरा कर वापस आने में जो समय लगा, टोटल समय वो कितना था? टोटल समय लगा क्या? 4 सेकंड। ठीक, तो ध्वनि को केवल जाने में कितना समय लगा होगा? आप सोचिए, जाकर आने में लगा 4 सेकंड और दूरी दोनों की बराबर है, जाने और आने की दूरी बराबर है, तो जाकर आने में लगा 4 सेकंड, तो केवल जाने में कितना लगा होगा? तो 4/2, 2 ही सेकंड लगा होगा, 2 सेकंड लगा होगा। तो यहाँ पे हमको टाइम भी मिल गया 2 सेकंड। अब पूछ रहा है कि और गति कितनी है? 246। तो हमको पता है फार्मूला कि दूरी बराबर होता है, दूरी हमको ज्ञात करना है एक साइड की, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो देखिए चाल दिया है आपका 346 और समय हमारा 2। 346 को दूना करेंगे, 6 दूना 12, 2 हाथ लगे, 4 दूना 8, 1 9 और 3 दूना 6, 692 मीटर एक साइड की दूरी होगी। ये एक साइड की दूरी होगी 392 मीटर, 692 मीटर।
यदि कुल दूरी पूछा होता तो इसको गुणा कर देते, 2 दूना 4, 9 दूना 18 के 8 हाथ लगाए 1, 6 दूना 12, 1 13, तो 1384 हो जाता है दोनों साइड की दूरी। यहाँ देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ 1384 मीटर। 30 नंबर प्रश्न कहता है वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। दर्पण सूत्र होता है 1/v इक्वल टू 1/u इक्वल टू 1/f। देखिए यहाँ पे जो v होता है ये प्रतिबिंब दूरी होता है, प्रतिबिंब दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब दूरी, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है v, और u जो होता है वो वस्तु दूरी होती है। u क्या है, वस्तु दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। मान लीजिए यहाँ से ये दर्पण है, यहाँ से वस्तु की दूरी चाहे इधर हो चाहे इधर, और ये फोकस दूरी होती है f। तो u को वस्तु दूरी कहते हैं, v को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, f को फोकस दूरी कहते हैं। फॉर्मूला हो जाता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब इसका चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में मैं शुरू से ही आपको बताते आ रहा हूँ कि जब भी कभी वस्तु दूरी की बात करें तो वस्तु दूरी कहीं भी होगा, चाहे वो अवतल दर्पण में होगा, उत्तल दर्पण में होगा, चाहे अवतल लेंस में होगा, चाहे उत्तल लेंस में होगा, चाहे दर्पण सूत्र में होगा, चाहे लेंस के सूत्र में होगा, कहीं भी होगा, ये हमेशा ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। देखिए ये भी देखिए, ये जो प्रतिबिंब दूरी होती है, प्रतिबिंब दूरी में एक वास्तविक मान होता है, वास्तविक मान एक होता है वास्तविक, और एक होता है काल्पनिक। काल्पनिक तो काल्पनिक जो भी होगा, कभी भी कल्पना निगेटिव नहीं होती है, तो कल्पना हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो चाहे वो उत्तल दर्पण में हो चाहे अवतल दर्पण में, कल्पना हमेशा पॉजिटिव होगा। तो काल्पनिक दूरी जो होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे वो उत्तल दर्पण में हो चाहे अवतल दर्पण में। अब वास्तविक दूरी की बात होती है, तो इसमें हमको याद रखना है कि वास्तविक में ही, बस इतना ही सी बात याद रखना है कि वास्तविक में अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है, उत्तल में धनात्मक होता है। देखिए इस चार्ट से भी हम समझ लेते हैं। देखिए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, यू हमेशा ऋणात्मक, कहीं भी हो, यहाँ भी ऋणात्मक, यहाँ भी ऋणात्मक। भी जो है, भी यानी प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी अवतल में काल्पनिक है तो पॉजिटिव, उत्तल में भी काल्पनिक है तो पॉजिटिव। मैंने कहा था कि काल्पनिक कल्पना कभी भी ऋणात्मक नहीं की जाती है, कल्पना हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, वास्तविक है, देखिए वास्तविक में नेगेटिव और उत्तल में पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब एफ जो होता है फोकस दूरी हमेशा अवतल दर्पण में नेगेटिव होती है और उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होती है। एफ का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब चूंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो अभी हमने पीछे बताया कि फोकस दूरी अवतल दर्पण में नेगेटिव होता है, तो -20। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। वस्तु की दूरी क्या है, यानी यू कितना है, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, तो यू भी नेगेटिव हो गया। ठीक, और देखिए तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तो यहाँ एफ भी पूछ रहा है, तो देखिए भी हमारा ऋणात्मक ही आएगा, भी हमारा जो भी आएगा वो ऋणात्मक ही आएगा। क्यों, यहाँ से देख के समझ लेते हैं। देखिए बात है अवतल दर्पण की, ठीक है, तो अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण में भी नेगेटिव आता है, यू भी नेगेटिव आता है और एफ भी नेगेटिव आता है, यानी यू भी ऋणात्मक होता है, भी वास्तविक है। वास्तविक सवाल में यहाँ पे देखिए वास्तविक दिया हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब है तो ऋणात्मक होगा, और एफ भी ऋणात्मक होगा। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूले में रख के। देखिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v का मान पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा है, प्लस 1/u 1/-30 बराबर 1/f -20। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 1/v इक्वल टू, इसको हम ये उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा -20, ये प्लस है तो ये -1/-30। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 60, और ये माइनस माइनस प्लस, 20×3 = 60, तो -3 और +2 1/v। तो 1/v इक्वल टू -1/60, 1/60। इसको और सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू आएगा -60। देखिए हमने पहले भी बताया था कि जो भी v की वैल्यू भी आएगी तो वो ऋणात्मक ही आएगी, लेकिन हम लोग सवाल में ऋणात्मक को कंसीडर नहीं करते हैं, इसीलिए जहाँ यहाँ पे मान दिया होगा 60 सेंटीमीटर, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, 60 सेंटीमीटर। चलिए
इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। पूरी आशा करते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साइंस से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रश्न पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।